Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start a very important topic of CRPC, that is Code of Criminal Procedure Act. We are doing 1973. A very interesting topic, very scoring topic and the easiest one. Section 154 related to FIR, and we will discuss what's its meaning, definition, features and what it includes the contents inside it, right? FIR, as you know, first information report. So we will discuss it today. देखिए बच्चे, FIR is included in section 154 and 154 talks about information in cognizable cases. So basically we will see what information we include in section 154. Every information that is relating to cognizable offense reduced to in writing या signed, ठीक है, ये किस में होनी चाहिए? Writing में plus signed and related to cognizable offense substance in book, मतलब ये किस में लिखी होनी चाहिए? In FIR diary, substance in book. So the language and reading should be the same with the same authenticity. Okay, there should be a balance between writing and reading. Okay, not written, if it is not written, it is not that credible, trustworthy नहीं होती है बच्चे information. So essential points क्या होते हैं, वो highlight नहीं कर पाते हैं. Writing में we include the highlighted points, what the important impact, what are the important things that happened. Section 164 talks about that statement shall be treated as examination in chief in the trial only for the permission temperament disabled. ओके, सो सेक्शन 164 में बोला गया है कि हम FIR को एग्जामिनेशन इन चीफ में भी यूज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन उठता है, इज FIR अ सब्सटेंसिव एविडेंस? नो, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट विच वुड बी ट्रीटेड as a substantive evidence as statement of examination in chief, right? Every FIR recorded is in 4 copies, ठीक है. एक होती है SP के पास, एक मैजिस्ट्रेट के पास, एक पुलिस ऑफिसर के पास, एक विक्टिम के पास. तो हमारी हमेशा FIR में 4 कॉपीज होती हैं, SP, पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट एंड द विक्टिम. ओके बच्चे, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअल में होती क्या है इंफॉर्मेशन FIR. देखिए, पुलिस FIR इसी सेक्शन के अंडर लिखती है. FIR लिखने का पुलिस को स्टैट्यूटरी पावर है. दे डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, नीदर कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ FIR, ठीक है. FIR इज ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है लिखने का, कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है पुलिस उसे चेक करे या इन्वेस्टिगेट करे. ये इंफॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है. तो बेसिकली FIR इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ informant. Informant is the person who is actually giving the information. Okay, so उसे चेक करे. पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑफेंडर को पकड़े और कोर्ट में उसको पेश करे. ये मेन काम होता है FIR के पीछे, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है. अगर ओरली इंफॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस को पहले वो रिटर्न करनी पड़ती है, और प्लस वो आपको ये पढ़ के सुनाते हैं कि ताकि आपको समझ आए व्हाट इट एक्चुअली इंक्लूडेड इन FIR, एंड देन दे टुक योर साइन. और पुलिस एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस अपनी बुक में उसको लिखती है, ठीक है. जो ये बोला ना FIR डायरी, फिर उसको अपनी बुक में लिखती है. सो ऑल दीज एक्शंस ऑफ पुलिस इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, बट ये हमारे एक सिस्टमेटिकली बताया गया है कि FIR को इसी तरीके से करना है. हमारे पास क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, आफ्टर दिल्ली गैंग रेप, ऑलरेडी यू नो, निर्भया. सो अगर औरतों के अगेंस्ट लाइक 326A, B, C, D
इनके अंडर उनके साथ कोई छेड़खानी, रेप हुआ है, अपराध हुआ है, तो कोई वुमेन ऑफिसर ही FIR रिकॉर्ड करेगी। रिमेंबर दैट, FIR लिखने के लिए हमें कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही चाहिए। अगर प्लेंटिफ मतलब वुमेन परमानेंटली या फिजिकली पार्टली अनेबल है रिपोर्ट लिखने के लिए, तो पुलिस उसके प्लेस पर ही जाकर FIR लिखेगी और उसको वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। FIR की कॉपी इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये जो विक्टिम के पास जाती है बच्चे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पुलिस आपको FIR ना लिखे अगर, देन यू कैन सेंड दैट रिटन इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट डायरेक्टली टू द SP। आप वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली SP को दे सकते हो, ऑन विच इफ नेसेसरी SP विल टेक द एक्शन। FIR शुड बी प्रॉम्प्ट मीन्स वेरी फास्ट, लॉजिंग ऑफ इट जल्द से जल्द FIR लिखवाई जानी चाहिए, right? So there should not be any delay in it to avoid any question of doubt. Delay must be reasonable one only. अगर डिले हो रहा है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, राइट? अब क्या होता है बच्चे, डिफरेंस क्या है एक कंप्लेंट में और एक इंफॉर्मेशन में? इसमें इंफॉर्मेशन है, एक होती है कंप्लेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लेंट होती है बच्चे, इट इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट, राइट? एंड इंफॉर्मेशन जो होती है, इट इज मेड टू पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट इज एग्जामिन्ड विद ओथ। ओथ, आपसे एक ओथ ली जाती है, श्योरिटी ली जाती है दैट यू आर स्टेटिंग एवरीथिंग ट्रू। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मर इज नॉट एग्जामिन्ड विद ओथ। इंफॉर्मेंट को बिल्कुल भी ओथ की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट मस्ट एक्ट ऑन कंप्लेंट। मैजिस्ट्रेट को एकदम से कंप्लेंट के आते ही एक्ट करना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू एक्ट ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। इफ नॉट सीरियस ग्राउंड अवेलेबल, दे माइट नॉट डू एनीथिंग। इफ कंप्लेंट डिसमिस्ड, अगर कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग व्हाई इट्स डिसमिस्ड। And here in information, if it is dismissed, there is need not to write any reason for not taking any action against the information. Okay, यहाँ पर क्या होता है, there is prayer for prosecution. Complaint में there is a prayer for prosecution. And here क्या होता है, information में offense is disclosed. यहाँ पर offense को disclose किया जाता है। Okay, so executive remedy क्या है? Under section 154 clause 3 में एग्जीक्यूटिव रेमेडी दी गई है दैट ही कैन इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ और कैन ऑर्डर फाइलिंग ऑफ FIR, राइट? ACP ऑल्सो हैज द पावर सेम एज SHO. सो ACP, DCP, देन ज्वाइंट कमिश्नर, DIG होते हैं, देन हमारे IG होते हैं। ये एक चलता है ना बच्चे लाइन, तो that's example DSP has 5 police stations. He can exercise the same power as that of SHO or any other officers empowered or could order SHO to investigate. तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है। अब बताया जाता है, क्वेश्चन आता है, इज इट मैंडेटरी टू लॉज FIR? क्या ये मैंडेटरी है? देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या कहता है, दिस सेज दैट पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू फाइल FIR इन कॉग्निजेबल केसेस। जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं इनमें पुलिस इज बाउंड टू टेक FIR सिंस हाफ ऑफ द ऑफेंसेस आर नॉट इवन फाइल्ड, राइट? वो ऑफेंसेस गो अनहर्ड। काउंटर पार्ट क्या कहता है, इट वुड लाइक पर से द रेट ऑफ अरेस्ट। FIR is compulsory, but arrest is not mandatory. If accused will run away, then arrest him, else don't arrest him. Also, there are many fake FIRs जो होती हैं. So, motive main क्या है? To get crime rate under control. The government has क्या होता है? Would also issue direct international reports. होती है? They directive issue करती हैं. Therefore, इफ यू हैव FIR, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनती है। सपोज कंप्लेंट मेड, नो FIR हुई, यू गो टू मैजिस्ट्रेट, ही वुड सीक द एक्शन, टेक रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। तो कंप्लेंट के थ्रू भी आप अपना केस कर सकते हैं या आप FIR के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है FIR नहीं, यू हैव द राइट टू डायरेक्टली गो टू द SP, राइट बच्चे? सपोज कीजिए कंप्लेंट मेड, नो FIR, go to the magistrate, he would seek action, he will take the report and from police officer. Now what is the misuse?
अगर कोई मिसयूज करता है एफआईआर का, देन ही कैन प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 182 आईपीसी। हमने आईपीसी किया है, उसमें सेक्शन 182 के अंडर उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फॉर व्हाट? फॉर फॉल्स एफआईआर। If section 182 is used widely, then fake FIRs would lower down. तो हमें इस 182 का क्रिटिकली यूज करना चाहिए, इससे लेवल ऑफ फेक FIRs बहुत डाउन आएगा। अब आपका क्वेश्चन उठता है बच्चे, एक हमारा केस था, केस स्टडी, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें क्या था, एक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, इज ड्यूटी बाउंड टू लॉज द FIR and to send the occurrence report upon receiving the information of cognizable case। इसमें ये बोला गया सेक्शन 154 unlike 41A(b) doesn't use the word credible or reasonable. The intention of the legislature is manifest that police officer before lodging FIR need not examine as to whether the information is trustworthy or not। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे पहले, अरे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो चेक करता हूँ वो सच है कि झूठ है, ऐसा नहीं है। हैड दैट बीन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, देन इन सेक्शन 154 द वर्ड इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन क्वालिफाइड फॉर रीजनेबल और क्रेडिबल। अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ है, साथ में क्रेडिबल या रीजनेबल वर्ड नहीं है। इसका मतलब देर इज नीड नॉट टू गो डाउन डीपली एंड चेक वेदर द इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। योर ड्यूटी इज जस्ट टू राइट द इंफॉर्मेशन वट एवर यू आर गेटिंग। Thus, it is concluded that whenever the police officer receives the information of cognizable offence, he is per se duty bound to lodge the FIR। उनको इधर उधर नहीं देखना है कि ये हमें लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, झूठ है कि सच है, दैट्स नीड नॉट। आप लिखिए, उसके बाद इफ यू गेट एनीथिंग कि येस दिस इज द फॉल्स FIR, तब आप 182 के अंडर फॉल्स FIR के अंडर पर्सन को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ओके, वन मोर केस वॉज देयर, रमेश कुमारी वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। इसमें क्या बोला गया था, इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, देन द पुलिस ऑफिसर इज फ्री टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ओके, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं फर्स्ट, सो एज टू फाइंड वेदर इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, एंड इफ इट इज देन FIR इज कंपल्सरी टू बी लॉज्ड। अगर क्वेश्चन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर उठ रहा है तब आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नॉट टू। द जेन्युइननेस ऑफ द इंफॉर्मेशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन is a post FIR situation and only after lodging the FIR police officer has to examine the above। मतलब आप लिखने के बाद चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप उससे पहले चेकिंग या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। Okay, registration of FIR brings the criminal process into motion and also makes the documentation of initial phases, right? FIR से लेकर पुलिस रिपोर्ट तक, आई टोल्ड यू, वो कंसेप्ट हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो जैसे ही FIR मिलती है तभी हमारा क्रिमिनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट? समझ में आया बच्चे? इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फॉल प्ले बाय द पुलिस, इट इज नेसेसरी दैट ऑल एक्शन ऑफ द पुलिस शैल बी डॉक्यूमेंटेड। इसलिए बोला गया है कि ये राइटिंग में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में। एडवांटेज ऑफ लॉजिंग द FIR इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस टू द विक्टिम। FIR का मेन मोटिव ही यही है कि ये विक्टिम के लिए एक फर्स्ट स्टेप होता है, उसको एक वो फीलिंग आ जाती है FIR देते ही दैट यस उसका जो आवाज है वो अब जस्टिस की तरफ जा रही है। मोरओवर, लॉजिंग ऑफ FIR प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ एज द क्रिमिनल मैटर इज ब्रोट ऑन रिकॉर्ड एंड जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड, राइट? ये हमारी आज की नीड है कि क्रिमिनल मैटर जितना भी है उसके लिए हमें फास्ट टू फास्ट स्टेप लेना चाहिए, एंड FIR इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट। जितना डिले FIR में होगा या इसको नहीं लिखा जाएगा, एक्चुअल में जो जस्टिस है वो मिलना उतना ही पीछे रह जाएगा। The more FIRs are not lodged, the more would be the situation of lawlessness, right? FIRs have been for a cognizable criminal cases shall be compulsorily registered, होनी चाहिए, compulsorily registered। The fact that the information appears false or insufficient is to be examined after lodging the FIR। आपकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है FIR को लॉन्च कीजिए, उसके बाद की ये बात है कि वो FIR झूठी है या उसमें कोई कमी है या ये एक फॉल्स रिकॉर्ड पर ली गई है, दैट्स द रेस्ट केस।
Okay, examination or investigation comes after writing of FIR. Your first step is to always took all necessary steps to make it as early as possible for writing the FIR. Okay, after registering the FIR, the information is bound to be insufficient or false. Police officer can report या refuse to investigate and report the matter to judicial magistrate. वो बाद की बात है. The court also held that in some cases, even though it is cognizable offence, a preliminary investigation can be conducted before the lodging of FIR. वो तभी possible है जब आपको कहीं कोर्ट से ऑर्डर मिले हो. ओके जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल ऑफेंसेस होते हैं, करप्शनल केसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हैं, या केसेस वेयर देयर हैज बीन डिले ऑफ 3 months और मोर. सो इन केसेस में क्या हो सकता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू. The court also held that even in such cases that preliminary inquiry shall be concluded, वो भी कितनी जल्दी हो जानी चाहिए, within 7 days, ताकि ज्यादा डिले ना हो FIR एक्चुअल लॉज करने में. ओके बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर जो कोर्ट है वो 7 days का टाइम पीरियड 15 days तक कर देती है, बट अदरवाइज 7 days ही रहता है. अपॉन द आर्ग्यूमेंट दैट द कंपल्सरी लॉजिंग ऑफ FIR वुड रिजल्ट इनटू मोर इंसिडेंट्स ऑफ अरेस्ट, the court held that lodging of FIR is compulsory but not making of arrest. Arrest नहीं कर सकते. Lodging of FIR doesn't per se mean that the accused shall be arrested, कि उसको अरेस्ट ही करना चाहिए. FIR का मतलब ये नहीं है. FIR का मतलब सिर्फ ये है to bring in the eyes of law what actually crime has happened. ठीक है, इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन लेना इज द फर्स्ट स्टेप, और उस इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में लिखना ये जरूरी है. ओके बच्चे, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ FIR. आपको FIR में पुलिस को बनाते वक्त क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए. देखिए, सो देयर आर इन एक्चुअल 11 Ws. ओके, हमें 11 Ws ध्यान में रखने चाहिए जो हमें कंटेंट्स ऑफ FIR में लिखने हैं. द फर्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन हैज टू कम टू इन दिस FIR. ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज व्हाट कैपेसिटी, मतलब डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मर, विक्टिम है या विटनेस है, उसकी एज क्या है. ओके, द थर्ड इज हु कमिटेड द क्राइम. हु मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूज्ड, नेम, प्लेस, वट एवर द इंफॉर्मेंट नोज अबाउट हिम, वो सब चीजें. फोर्थ इज अगेंस्ट हुम क्राइम कमिटेड, किसके अगेंस्ट क्राइम कमिट हुआ है, विक्टिम के अगेंस्ट हुआ है, या वो विटनेस है, या उसके किसी फैमिली मेंबर के अगेंस्ट हुआ है. देन फिफ्थ इज व्हेन मीन्स टाइम. सिक्स्थ इज वेयर, प्लेस. सेवेंथ इज व्हाई मीन्स इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है FIR का. एट्थ इज विच वे, मतलब हाउ वॉज द क्राइम कमिटेड. ओके, जो क्राइम हुआ है वो किस तरीके से किया गया है. नाइन्थ इज विटनेस, अगर विक्टिम किसी विटनेस को जानता है, इफ मेंशन्ड देन नेम देम. ओके, The 10th is what was taken away, मतलब list of stolen properties, अगर theft है तो stolen properties. And 11th is what traces were left by accused, means clues. Okay, if there is any clue or evidence, वो लिखा जाता है. So these are the 11 Ws that makes the contents of FIR. Right, बच्चे? So note down them one by one. Make your notes. I'll repeat again. First is what information. Second is what capacity. Third is who committed the crime. Fourth, against whom crime is committed. Fifth is when. Sixth is where. Seventh, why. Eighth, which way, means how was the crime committed. Ninth is witness. 10th is what was taken away. And 11th, the last one, is what traces were left by accused. Okay, so this is all about FIR. We have discussed its meaning, feature and contents. In next video बच्चे we are going to discuss the next part of FIR only. अभी FIR बहुत vast concept है, इसको हम एक ही वीडियो में नहीं कर रहे हैं. I'll make the next video of FIR ताकि आप पजल भी ना हो, एकदम से कंफ्यूज ना हो. इन सेकेंड वन वी विल डिस्कस द मेजर क्वेश्चंस. ओके, पीटी में, इंटरव्यू में FIR से रिलेटेड क्या क्वेश्चन उठे गए हैं, उनका क्या आंसर होना चाहिए, क्या डाउटफुल क्वेश्चंस है, एंड आई विल गिव यू आंसर्स इन डिटेल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.